हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास आपका प्रीवियस ईयर का पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। 2018 का एमटीएस का पेपर हम लोग देख रहे हैं। इसमें एक टॉपिक है क्लोज टेस्ट को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग सीएचएसएल का करेंगे, फिर सीजीएल का प्री और मेंस, सीपीओ का प्री और मेंस, और बाकी जितने सारे एग्जाम्स हैं सबके क्वेश्चन पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है। अब जरा देखो, अगर आप टेलीग्राम यूज़ करते हो तो वहाँ पर सर्च करना त्रिगीतम, एक ग्रुप दिखाई देगा त्रिगीतम 4M क्लब, उसको ज्वाइन कर सकते हो। और ये सारे लेक्चर्स के अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इस नाम से एक एप्लीकेशन है जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में दे रखा हूँ, वहाँ से जा करके इसको डाउनलोड कर लेना। और जिन्हें भी मेरे से पर्सनल गाइडेंस चाहिए आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करोगे, मैं आपको इसको ज्वाइन करने के प्रोसीजर और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं सब कुछ मैं बताऊँगा। शॉर्ट में अगर कहूँ तो इसमें आपको एक टास्क दिया जाता है, टास्क के बेसिस पर ऑनलाइन टेस्ट किया जाता है। तो इस तरीके से मैं आपको कंप्लीट वोकैबुलरी की तैयारी करा देता हूँ। वहाँ पर कब और कैसे रिवीजन करना है आपको, ये सब मैं बताऊँगा आपको। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्लोज टेस्ट 7 देख चुके हैं हम लोग पहले ही। ये आपका 6 अगस्त 2018 का एग्ज़ाम है, मॉर्निंग शिफ्ट का। हम लोग आफ्टरनून सेशन शिफ्ट वाला देखने वाले हैं। देखते हैं क्लोज टेस्ट नंबर 8 में क्या कह रहा है, ज़रा बात करते हैं। यहाँ पर देखो, अच्छा इसमें मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि एमटीएस के एग्ज़ाम्स ऐसे स्टूडेंट भी लिखते हैं जो 12th का एग्ज़ाम नहीं लिखे रहते, और उन्हें बहुत बेसिक सी बातें मुझे बतानी पड़ती है इंग्लिश में खास करके। कई लोग तो ऐसे होते हैं कि 10-10 साल 15 साल तक मतलब पढ़ाई छोड़ रखे हैं, 5 साल तक पढ़ाई छोड़ रखे हैं, उसके बाद एमटीएस का पेपर देने जाते हैं। तो उनके लिए छोटी छोटी बात मुझे बतानी पड़ती है। तो वही मैं इस जो क्लोज टेस्ट का सेट नंबर 8 है जो अभी मैं बताने वाला हूँ, इसमें भी मैं कुछ बेसिक सी बातें को बता देता हूँ। देखो, यहाँ पर एक टर्म यूज हुआ है बफर स्टॉक। ठीक है, बफर स्टॉक, इसके बारे में यहाँ पर पूरा डेफिनेशन दे रखा है। अब समझना बफर स्टॉक होता क्या है, मैं आपको शॉर्ट में पहले समझा देता हूँ ताकि पैसेज को समझने में आसानी हो। बफर स्टॉक का मतलब होता है, देखो मान लिया जाए कि किसानों से क्या करती है गवर्नमेंट, बहुत सारा सामान खरीद लेती है। ठीक है, ये है हमारे फार्मर्स लोग और ये है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करती है कि किसानों से बहुत सारा कमोडिटीज़ खरीद लेती है, जैसे कि दाल चावल वगैरह है ना, और फूड ग्रेन्स वगैरह जितने होते हैं, तो ये सब खरीद लेते हैं। तो मान लिया जाए इतना सामान वो खरीद करके रखे, ठीक है, टन में खरीद के रखे हैं। मान लिया जाए 20 टन खरीद करके रखे, तो 20 टन में 15 टन को वो मान लिया जाए निर्यात कर दिए किसी दूसरे कंट्री में। तो वो 5 टन जो सेफ बचा करके रखे हैं, वो किस लिए बचा करके रखे हैं, बस उसी के बारे में डेफिनेशन है। तो ये जो सेव करके रखे हैं और रिजर्व करके रखे हैं उसको कह लें। रिजर्व का मतलब जमा करके जो रखे हैं इमरजेंसी में काम आने के लिए, या फिर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करने लगता है प्राइस बेसिक कमोडिटीज़ की, है ना। जैसे अभी टमाटर 100 रुपये किलो हो गया है, तो टमाटर को कहीं ना कहीं स्टोर करके रखा गया होगा स्टोरेज हाउस में, कोल्ड स्टोरेज जिसको कहते हैं। तो यही जो जमा करके रखते हैं इमरजेंसी के यूज़ के लिए, इसी को बफर स्टॉक कहा जाता है। तो इतना बेसिक सी बात आप समझ गए। अब पैसेज पढ़ोगे बहुत अच्छे तरीके से समझ जाओगे। देख लो यहाँ पर क्या बोला है। यहाँ पर बोला है बफर स्टॉक रेफर्स टू, मतलब ये डेफिनेशन दे रहा है कि किसको रेफर करता है, इसका मतलब क्या होता है बफर स्टॉक का। तो समझो, टू अ ब्लैंक ऑफ ए कमोडिटी दैट इज यूज टू ऑफसेट प्राइस फ्लक्चुएशंस ब्लैंक अनफोर्सिन इमरजेंसीज। यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर बोल रहा है कि बफर स्टॉक किसको रेफर करता है, ये किस चीज़ को बताता है, किस चीज़ की ओर इंगित करता है। तो ये बताता है कि कमोडिटी को कैसे रिजर्व करके रखा गया है ना। मतलब उसके रिजर्व को ही कहते हैं, कमोडिटी के रिजर्व को ही क्या कहते हैं, बफर स्टॉक कहते हैं। अब समझेंगे कि कौन सा इसमें ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, कौन नहीं होगा। तो समझो, यहाँ पर रिजर्व तो होगा नहीं, रिजर्व, अच्छा इसको रखते हैं अभी, ये भी नाउन है आपका और वर्ब भी है। रिजर्वेशन भी आपका नाउन है। रिजर्व्ड होगा नहीं क्योंकि थर्ड फॉर्म है ये, है ना। क्यों नहीं होगा ये मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर रिजर्व्स भी नहीं होगा क्योंकि ये वर्ब है और ये भी आपका वर्ब है या फिर एडजेक्टिव का काम करता है। तो ध्यान देना एक चीज़ को, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर ए आया है ना, ए है, ए एंड द, ध्यान से समझना, ए एंड द, और फिर बहुत सारे डिटर्मिनर होते हैं जैसे हीज है, हर है ना। तो ये सारे डिटर्मिनर कहलाते हैं। तो डिटर्मिनर इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि इसके बाद इस डिटर्मिनर का अपना कोई ना कोई नाउन जरूर होगा। क्लियर, तो इसका नाउन ही होगा यहाँ पर। ये कैसे पता चला, इस वाले डिटर्मिनर के वजह से, ए के वजह से।
अब यहाँ पर नाउन आना चाहिए, ब्लैंक में नाउन आना चाहिए। तो रिजर्व्स तो आपका वर्ब है, क्योंकि इसमें वर्ब का फिफ्थ फॉर्म जो होता है, मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ जो आता है एस ई एस के साथ वर्ब, वो वाला है। तो ये तो होने से रहा है ना, मतलब ये तो होगा नहीं। रिजर्व आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये नाउन का काम करेगा नहीं। तो ये एडजेक्टिव होगा या फिर नाउन होगा, मतलब यहाँ आना चाहिए नाउन, लेकिन यहाँ पर ये एडजेक्टिव होगा या फिर वर्ब होगा। तो इस तरीके से ये भी नहीं होगा। अब समझने वाली बात है कि रिजर्व आपका एक वर्ब भी होता है, नाउन भी होता है, इतना आपको समझना पड़ेगा। रिजर्वेशन आपका नाउन है क्योंकि लास्ट में TION वाला वर्ड है। ऐसे जितने सारे वर्ड होते हैं ये सारे नाउन होते हैं। अब समझो रिजर्वेशन का मीनिंग समझो। रिजर्वेशन का मतलब होता है, मान लिया जाए आप ट्रेन के टिकट को सीट को रिजर्वेशन कर रहे हैं ना, तो वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। कोई होटल बुक कर रहे हो, मतलब बुकिंग के सेंस में आपका रिजर्वेशन का इस्तेमाल होता है। तो किसी कमोडिटी को बुक करके आप नहीं रखते है ना, तो इसलिए यहाँ पर रिजर्वेशन शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा। रिजर्वेशन का एक और अर्थ होता है आरक्षण, है ना, जैसे ST SC OBC वगैरह को जो आरक्षण दिया जाता है परीक्षाओं में, ये सब तो आप लोग जानते होंगे। तो उसके सेंस में रिजर्वेशन का इस्तेमाल होता है। ये किसी कमोडिटी को रिजर्व करने के सेंस में नहीं यूज होता, मतलब जमा करने के सेंस में यूज नहीं होता। तो यहाँ पर क्या होगा आंसर, एक ही ऑप्शन बच जाता है रिजर्व, जिसका मतलब ही होता है जमा करके रखना। ठीक है, तो वही चीज कह रहा है कि बफर स्टॉक का मतलब ये है कि जो कमोडिटी होते हैं उसको रिजर्व करके रखना, उसको सेफली इमरजेंसी में काम आने के लिए रखना। दैट इज यूज टू ऑफसेट प्राइस फ्लक्चुएशंस। और ये जो बफर स्टॉक है ये क्या करता है, ये काम आता है आपका ऑफसेट करने के लिए प्राइस फ्लक्चुएशन जो होते हैं। प्राइस फ्लक्चुएशन मतलब कभी दाम घटता है कभी दाम बढ़ता है ना, तो इसी को ऑफसेट करने के लिए, ऑफसेट का मतलब होता है बैलेंस करने के लिए, तो इसी के दाम को बैलेंस करने के लिए बफर स्टॉक का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और फिर यहाँ पर ब्लैंक है अनफोर्सीन इमरजेंसीज, मिटाता हूँ ध्यान से देखना। यहाँ क्या बोला कि रिजर्व होगा, रिजर्व इसलिए क्योंकि वो नाउन है और इसके पहले ए है, इसलिए पता चला कि इसके बाद नाउन आना चाहिए। और नाउन यहाँ पर रिजर्वेशन था, रिजर्व था, मीनिंग के हिसाब से रिजर्वेशन यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर रिजर्व होगा। C नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर था। अब यहाँ पर है, देखो यहाँ पर इफ है, इफ तो होगा नहीं, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ इसको, देख लो। यहाँ पर एंड ही होगा। एंड यहाँ पर क्यों होगा, क्योंकि दो सिमिलर पार्ट ऑफ स्पीच हो और फिर दो सिमिलर सेंटेंस हो और फिर दो सिमिलर क्लॉज हो, उसको जोड़ने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एंड कंजंक्शन का। तो यहाँ पर देखोगे प्राइस फ्लक्चुएशंस है, मतलब एक तरह से नाउन है ये फ्लक्चुएशंस। फिर यहाँ पर अनफोर्सिन इमरजेंसीज है, इमरजेंसीज भी आपका कैसा है, नाउन ही है ना। ये दोनों को बोल सकते हो कंपाउंड नाउन, प्राइस फ्लक्चुएशंस और अनफोर्सिन इमरजेंसी। कंपाउंड नाउन भी बोल सकते हो या फिर अनफोर्सिन इसका एडजेक्टिव हो गया, प्राइस इसका एडजेक्टिव हो गया, इस तरीके से भी सोच सकते हैं। तो कैसे समझे कि दोनों नाउन है, क्योंकि यहाँ भी आपका एस दिया हुआ है, मतलब प्लूरल दे रखा है, इमरजेंसी का भी यहाँ पर प्लूरल दे रखा है, मतलब दोनों नाउन है। तो दो सिमिलर नाउन को जोड़ने का काम कौन करेगा, इफ तो करता नहीं, ऑल्सो करता नहीं, इवन करता नहीं, इसलिए इसका आंसर होगा एंड। ठीक है, फिर से समझो, एंड का इस्तेमाल हम दो सिमिलर चीज़ों को ऐड करने में करते हैं। या तो दो नाउन को ऐड करेगा, दो प्रोनाउन को ऐड करेगा, और फिर दो सब्जेक्ट को ये करेगा, जोड़ेगा आपस में, है ना। या फिर दो सिमिलर तरीके के जो सेंटेंस होगा उसको जोड़ेगा। तो इतना समझिए कि यहाँ पर एंड होगा। तो इसका डेफिनेशन फिर से समझो, यहाँ पर दे रखा है कि बफर स्टॉक रेफर्स टू अ रिजर्व ऑफ ए कमोडिटी, मतलब किसी कमोडिटी, मतलब बेसिक नीड्स जो होते हैं दाल चावल वगैरह, उसका रिजर्व को कहते हैं बफर स्टॉक, जिसका इस्तेमाल किया जाता है ऑफसेट करने के लिए प्राइस फ्लक्चुएशंस जो होता है, जो घटता बढ़ता दाम है उसको बैलेंस करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और किसके लिए इस्तेमाल होता है, अनफोर्सिन इमरजेंसीज, जो इमरजेंसीज अभी नहीं आया है, तो मान लिया जाए फ्यूचर में कोई इमरजेंसी आने वाली है, उसको भी बैलेंस करने के लिए हम बफर स्टॉक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यही ये मीनिंग बता रहा था फर्स्ट सेंटेंस का। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर यह बफर स्टॉक इज जनरली फॉर एसेंशियल कमोडिटीज एंड नेसेसिटीज लाइक फूड, ग्रेन, पल्सेस एटसेट्रा। अब देखो यहाँ पर बोर्ड है कि सामान्यतः बफर स्टॉक जो है वो क्या होता है। यहाँ पर देखना, यहाँ पर बफर स्टॉक आपका एक तरह से क्या है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट मान लो, चाहे जो भी मानो। अभी देखो इसके बाद आया है इज, इज आया है। इज क्या इंडिकेट करता है कि या तो इसके बाद वर्ब का इसके बाद आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब ING वाला फॉर्म आएगा,
और फिर इसके साथ ईडी वाला फॉर्म आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो इतना तो पता चल गया, उस हिसाब से आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा नहीं और लास्ट वाला ऑप्शन होगा नहीं, ये दोनों में से एक होगा। कैसे पहचानेंगे कि कौन सा होगा? इज इसलिए नहीं होगा, मतलब इज मेंटेनिंग इसलिए नहीं होगा क्योंकि बफर स्टॉक जो है वो कोई काम नहीं कर रहा है, मेंटेन करने का काम बफर स्टॉक नहीं कर रहा है। यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि बफर स्टॉक को मेंटेन किया जाता है, मतलब बफर स्टॉक पे कार्य किया जा रहा है, काम करने वाला बफर स्टॉक नहीं है। समझ रहे हो बात को? इससे ये पता चला कि सेंटेंस आपका पैसिव में है, क्योंकि जिस वर्ब का को करने वाला कोई सब्जेक्ट अगर है तो वो एक्टिव वॉइस में कहलाता है। लेकिन अगर उस वर्ब को करने वाला, उसका जो सब्जेक्ट यहाँ पर स्टार्टिंग में दे रखा है वो अगर नहीं है या तो उसी के ऊपर काम किया जा रहा है, तब सेंटेंस पैसिव में होता है। इस तरीके से आप पहचान ले कि सेंटेंस पैसिव में है। और पैसिव में सेंटेंस होता है तो इज, आर, एम, वॉज, वर, ये सब के बाद कौन सा फॉर्म लगाते हैं? वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। इसलिए यहाँ पर होगा बफर स्टॉक इज जनरली मेंटेन्ड फॉर एसेंशियल कमोडिटीज, जो आवश्यक कमोडिटीज होते हैं, बेसिक वस्तुएं होती हैं उसके लिए, और जो बेसिक नेसेसिटीज आवश्यकताएं जो होती हैं, जैसे कि फूड है, ग्रेन है, दाल है, ये सब के लिए क्या किया जाता है? मेंटेन किया जाता है। तो बफर स्टॉक इज जनरली मेंटेन्ड, तो यहाँ पर मेंटेन्ड होगा थर्ड नंबर ऑप्शन। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्या दे रखा है? देखो अगला दे रखा है कि द कैबिनेट कमेटी डैश इकोनॉमिक अफेयर्स। देखो इस तरीके का सेंटेंस जब भी रहेगा ना, द कैबिनेट कमेटी ऑफ समथिंग, फिर जो भी है, जिस भी अफेयर है, इकोनॉमिक अफेयर्स का मतलब होता है, अफेयर्स का मतलब होता है मामले, नहीं बोलते कि आर्थिक मामले का विभाग है ये, तो उस विभाग का जो कैबिनेट कमेटी है। तो इस तरीके से जब भी आपको सेंटेंस मिले तो ध्यान देना, इसके बाद आपका ऑफ आता है या फिर फोर आता है, ठीक है, ये दोनों आते हैं, दोनों ही करेक्ट हैं, ऑफ भी और फोर भी। ऑप्शन में देखेंगे ऑफ तो है नहीं, आपका फोर यहाँ पर आया है, तो बी नंबर ऑप्शन होगा। मतलब किसी भी मामले का, किसी भी मंत्रालय का कोई कमेटी है, कैबिनेट कमेटी है, तो उसके साथ हम ऑफ या फिर फोर का इस्तेमाल करते हैं, हमेशा ध्यान रखना। तो द कैबिनेट कमेटी फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स, यहाँ पर तो फोर ही दे रखा है ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। क्लियर? फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है? डैश है द मिनिमम बफर स्टॉक ऑन ए क्वार्टरली बेसिस। तिमाही बेसिस पर क्या करता है? बफर स्टॉक को, मिनिमम बफर स्टॉक को क्या करता है? फोर्स करता है? नहीं। गाइड करता है, मतलब निर्देशित करता है? नहीं। फिक्स करता है या फिर रूल्स करता है? रूल्स का मतलब क्या? रूल्स का मतलब शासन करता है, ऐसा नहीं। वो फिक्स करता है कि आपके पास इतना सामान है तो इसका जो है जो चौथाई पार्ट है, ठीक है, 1/4 है। जैसे कि मान लिया पौवा समझते हो ना आप लोग, चौथाई बोलते हैं उसको भाई। पौवा कहने का मतलब जो फुल पीता है ना, मतलब उसका हाफ को हाफ कहते हैं, उस और हाफ के हाफ को भी क्वार्टर कहते हैं, तो वही वाला क्वार्टर चीज़ है ये। तो अगर इतना सारा कुछ कमोडिटीज है तो इसका चौथाई पार्ट जो है उसके बेसिस पर मिनिमम बफर स्टॉक को क्या किया जाता है? फिक्स किया जाता है। और फिक्स करने वाला है कौन? द कैबिनेट कमेटी। और द कैबिनेट कमेटी इकट्ठे एक थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर की तरह काम करेगा और उसके साथ फिक्सेस आएगा। फिक्स है आपका मतलब फिक्स कर देना, समझते हो ना? फिक्स कर देना, तो उस वाले फिक्स के सेंस में था यहाँ पर। तो फिक्स करता है ना, कितना फिक्स करता है? क्वार्टरली बेसिस पर फिक्स करता है मिनिमम बफर स्टॉक को। तो पूरा मीनिंग भी आप लोग समझ गए, किसका आंसर क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सारे कॉन्सेप्ट भी आप समझ गए। तो इसी तरीके से मैं आगे के भी सारे क्लोज टेस्ट को करा दूंगा, MTS हो, CHS हो, CGL वगैरह हो। और आप लोग सपोर्ट करते रहो, लाइक करते रहो, वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के बीच। और मुझे अगर इस तरीके से मोटिवेट करोगे तो मैं बहुत सारा कुछ करा दूंगा आपके लिए, ठीक है। और जिन्हें भी मेरे से पर्सनल गाइडेंस चाहिए, आपके डाउट हो या फिर वोकैबुलरी को अच्छे से लर्न करना हो रिवीजन के थ्रू, तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना। तो चलिए आज भी बहुत कुछ सीखे, तो आज का क्लास हम यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।